अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम्स इलेक्शन स्पेशल और मैं हूं तारिक चौधरी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और इंतखाबी मुहिम जो है आहिस्ता आहिस्ता गेयर अप हो रही है, उसमें तेज़ी आ रही है। अगरचे कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि जो मरकज़ी लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो बढ़ रही है। आज यानी 17 तारीख को पहला जलसा किया ढूंढियाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने, और बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो आज़ाद कश्मीर की सियासत में पहली दफ़ा मुतारफ़ हुई हैं, जिसको कहा जाता है कि शायद उनके जहन में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सरबराह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मतवक्को हैं कि अगले चंद रोज़ में वो भी आज़ाद कश्मीर यानी मेन लैंड में इंतखाबी मुहिम में जो हिस्सा लेंगे। ज़्यादा तमीज़ की बजाय मैं चलता हूँ अपने मेहमानों के साथ, अपने तजिया नगारों के साथ, और मेरे साथ दो सीनियर तरीन तजिया नगार मौजूद हैं जो कि आज़ाद कश्मीर की सियासत की ऊँच नीच को समझते हैं। अफजल भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत से तारफ़ है, लेकिन इतना तारफ़ काफ़ी है कि सीनियर साफ़ी हैं और तजिया नगार हैं। वेलकम टू अफजल भट्ट साहब। साथ एजाज़ वाजिद साहब मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात को लुक आफ्टर करते हैं और आज़ाद कश्मीर की जो इंतखाबी सियासत है उसको बड़ी गहराई से समझते हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। बट साहब, आपसे सवाल ये है कि आज जो ढूंढियाल में जलसा हुआ है उसके जो सियासी पहलू हैं अपनी जगह पर, उन पर भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने 3-4 बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि हम जो है वो आज़ाद कश्मीर को उनकी पार्टी की जो है उनका तजवीज़ ये है कि कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में NFC में उनकी नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह OIC में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नुमाइंदगी दिलाई थी आज़ाद कश्मीर को ऑब्जर्वर के तौर पर, इस तरह जो कश्मीर की हुकूमत बने फ्यूचर में उसका एक नुमाइंदा जो है फॉरेन मिनिस्टर का किरदार अदा करे, और वो जो नुमाइंदा है वो वफाकी काबीना का भी हिस्सा हो। और उनका यह भी मुतालबा है कि कश्मीर की जो मिनिस्ट्री है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये जो तजवीज़ें हैं ये आपको किस तरफ जाता हुआ मामला नज़र आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से? शुक्रिया तारक चौधरी साहब। एक तो यह है कि आप पीपल्स पार्टी की जो हिस्ट्री है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पे तैयारी करके आती है। अगर पाकिस्तान में आप 73 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, 18th अमेंडमेंट को देखें, और GB में जो आईनी पैकेज दिया गया उसको देखें, तो उसके तसलसल के बाद ये एक बड़े अरसे के बाद आज़ाद कश्मीर के लिए एक नया आईनी पैकेज है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद अब कश्मीर की बेसिक जो है ना वो चेंज हो चुकी है। इंडिया ने एक इलाके पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। हम 47 की पोजीशन पे खड़े हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली में बात करनी हो तो किसी पाकिस्तान बेस सियासी जमात का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बहुत अरसे से एक मुतालबा कश्मीरियों का चला आ रहा है, और इस बात पर तो सब मुत्तफिक हैं कि अगर कोई कश्मीरी अपना केस जाके यूनाइटेड नेशन में पेश करेगा, अगर कोई कश्मीर असम्बली का मेंबर, कश्मीरियों का नुमाइंदा जाके पार्लियामेंट में, यूरोपियन पार्लियामेंट में बात करेगा, UK पार्लियामेंट में बात करेगा, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की निस्बत उसकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने ये एक नया आईनी पैकेज दे दिया है आज़ाद कश्मीर के हवाले से। गो कि ये काम हुकूमतों का होता है आईनी पैकेज देना। हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जिसकी फेडरल गवर्नमेंट है कि वो आईनी पैकेज में तो बिलावल भुट्टो बाजी ले गए, अब वो तरक्याती पैकेज क्या देते हैं वो एक पोर्शन रह गया है मुस्लिम लीग नून के ये बड़ी पास। इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस पर बात करेंगे ना। इसमें एक और हिस्सा है, आज उन्होंने बिलावल साहब ने तनकीद की, ताबड़तोड़ हमले किए मुस्लिम लीग नून पर, फेडरल गवर्नमेंट पर। उन्होंने कहा कि जी अगर अपना हुरमज़ जो है वो खुल सकती है तो जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, जो इंटरनेट बंद है और कुछ जो और इश्यूज़ हैं उनको वफाकी हुकूमत खोले। लेकिन अमरेवा का ये है एजाज़ वाजिद साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, तो बिलावल साहब ये मुतालबे अपनी हुकूमत से क्यों नहीं कर रहे, अपनी हुकूमत को क्यों नहीं कहते? अगर वहाँ कोई पाबंदियाँ हैं या उनको जो कालअदम करार दिया गया था JAC को, तो वो तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का इशू था। तो फिर अपनी हुकूमत पे तनकीद करने के बजाय या अपनी हुकूमत को आड़े हाथों लेने के बजाय वो फेडरल गवर्नमेंट पे क्यों इस तरह से जो है हमलावर हैं? बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब। बुनियादी तौर पर यही एक सवाल है जो आज़ाद कश्मीर में गर्दिश कर रहा है कि बिलावल साहब इस वक्त आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में बैठकर जो भी तकरीरें करते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में मौजूदा खराबियों का जो इब्तिदा हुई है वो उन्हीं की हुकूमत के गलत इकदम। ये मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर पाई जाने वाली एक सोच आपको बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है ये सोच ठीक हो, लेकिन लोग सवाल तो उठाते हैं कि अगर जैक को कालादम करार दिया, 2 दिन पहले उससे मुज़ाकरात कर रहे थे और 2 दिन बाद आपने कालादम करार दिया, तो आपकी हुकूमत ने करार दिया है। अगर आप वो करना चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि वहाँ
अपना ऑर्बिट खुलवा सकते हैं, तो आज़ाद कश्मीर को वो 2-3 नोटिफिकेशन वो वापस लेने का रास्ता अपनाएं जो कि आज़ाद कश्मीर के मुतलका हैं, तो मेरे ख्याल में रास्ता बाहर हो सकता है। दूसरा, आपने जो वर्षा सवाल किया था, अगर कहें तो मैं उसको थोड़ा सा जवाब दे दूँ। ये बुनियादी तौर पर सरताज अजीज साहब के दौर में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने आज़ाद कश्मीर जीबी के लिए एक पैकेज तैयार किया था। हम कश्मीरी साफी को उसी कमेटी ने बल्कि वो जो फाटा की इस्लाहत थी वो भी सरताज अजीज साहब ने की थी। बिल्कुल वही था, और उसमें हमें कश्मीरी साफी को उन्होंने ब्रीफिंग भी दी थी, और उस कमेटी ने जो अपनी इस्लाहत तैयार की थी उसमें आज़ाद कश्मीर और जीबी के 2 लोगों का, एक जस्टिस मंजूर गिलानी साहब हैं मुजफ्फराबाद के, वो चीफ जस्टिस रहे हैं, और एक अफजल शिकरी साहब हैं जो थे गिलगित बल्तिस्तान के, जो आईजी रहे हैं पाकिस्तान में। इन दोनों का बड़ा इनपुट था और इन्हीं से वो उन्होंने लिया था, और ये एक डिस्कस, मैं समझता हूँ कि ये एक वक्त जरूरी आ गया है कि इन डिबेट खोला जाए और लोगों को डिस्कशन का मौका दिया जाए, और मेरे ख्याल में इसमें मसला कश्मीर मुतासर होने वाली कोई बात नहीं होगी और डिस्कशन में आएगा। और डेफिनेटली अलबत्ता ये अपना वज़ीर खारजा बनाने वाली बात अभी हमारी समझ में नहीं आई। वैसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक दफा उमर अब्दुल्ला को नायब वज़ीर खारजा जरूर बनाया गया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर वालों को अगर इतनी पावर दे दी जाए तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। लेकिन सारा पैकेज अच्छा है। एक और पहलू है, अफजल भट्ट साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। आज उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो महाजरीन नशिस्तें हैं उनका ये आखिरी इलेक्शन है। हमने देखा है कि माजी में जितने इलेक्शन मुझे याद हैं, जब से मैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को देख रहा हूँ, 90 है या 93 है, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए, हर पार्टी जो है अपने अपने एतबार में, जब उसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है तो वो महाजन नशिस्तों से फ़ायदा उठाती है और उसकी बुनियाद पर अपनी हुकूमत बनाती है। जब वो अपोजिशन में आते हैं तो फिर उस पर वो तनकीद करते हैं। आज बिलावल साहब ने कहा कि ये आखिरी इलेक्शन होगा। आप समझते हैं कि अब ऐसा होने जा रहा है और आइंदा इनका हैयत, इनका स्टेटस इन सीटों का तब्दील हो जाएगी इनकी? देखिए, मेरा ख्याल है कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अब एक बड़ी पॉपुलर डिमांड ये बन चुकी है और इलेक्शन में ज़ाहिर है 10 दिन रह गए हैं, तो इस हवाले से बिलावल साहब का ये पैगाम जो है वो एक्शन कमेटी की जानब है, वो ओवरसीज़ की जानब है, जो इन सीटों का खात्मा चाहते हैं। लेकिन बिलावल साहब खुद भी कह चुके हैं और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी इस पे बात कर रही है कि शायद इसका तरीकाकार बदल जाए, शायद इस तादाद कम हो जाए। लेकिन ये भी डिबेट शुरू हो सकती है कि क्या इन 12 सीटों पे सिर्फ धांधली का इल्जाम है और बाकी जो आज़ाद कश्मीर की सीटें हैं वहाँ यूरोपीय तरफ पे कोई इलेक्शन होता है, तो ये भी लोग बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल इलेक्शन कैंपेन, अभी तक तो इन वादों को इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा करार दिया जा सकता है। अब इलेक्शन के बाद देखते हैं सूरत क्या होती है। अच्छा अब्बास साहब, आप ये बताएं कि एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही कि 2 बड़ी जमातें, वैसे तो सारी जमातें बड़ी हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी इलेक्शन लड़ रही है, इस्तेहकाम पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है, पीपल्स पार्टी भी सारी है, जो मर्कज़ी लीडरशिप है यानी पाकिस्तान से, बिलावल साहब जो हैं गिलगित में भी बहुत पहले उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी थी और मुस्लिम लीग नून बाद में इन्वॉल्व हुई है। हमने दिखा है कि मुस्लिम लीग नून की आज भी पिंडी में उनका जलसा हुआ, मरियम ऑर्गन साहब ने खिताब किया, साद रफीक साहब इन्वॉल्व हैं, बाकी एम इन्वॉल्व हैं। उनका फोकस जो है वो महाजर नशिस्तों पर है, जबकि पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो मेन लैंड कश्मीर में है। तो आपको ये मानी खेज बात नजर आती है इसमें कोई? जी बिल्कुल तकरीर साहब, असल में पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा एक इंसेंटिव यही मिला है कि जीबी में उनकी हुकूमत बन गई है और वो ख्याल ये कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में शायद हमें स्पेस मिलेगा, और वैसे भी ख्याल ये किया जाता है कि तनवीर इलियास साहब अपना ग्रुप लेकर बाहर ना निकलते तो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर एक अच्छी खासी मार्जिन से यानी वो इलेक्शन मतलब वो उसमें कर सकती थी। लेकिन चूंकि अब मार्जिन सीटों पर उनका ज़्यादा फोकस है, और दूसरा आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर जो कुछ सख्त हो रहा है उसमें नून लीग को ज्यादातर लोग जमादार समझते हैं सारे सूरत-ए-हाल का, इसीलिए उन्होंने नून लीग को समझते हैं। मुझे मतलब हुकूमत वहाँ फिर दोबारा वही बात है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है। फिर फेडरल गवर्नमेंट वो 3800 की चार्टर डिमांड पड़े तो उसमें जो जिन चीजों पर डेडलॉक पैदा हुआ है वो खालिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के मुताल्लिक़ चीज़ है। फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त नून लीग मान लिए थे मुतालबात, नहीं माने। यही तो कल मैंने बात की थी, किसी दिन आप मुझे प्रोग्राम में इस बात की इजाजत दें, मैं 3800 के मुतालबात गिनवा कर आपको बताता हूं, उनमें से 3-4 के अलावा माने नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, आप ये बताएं कि बिलावल साहब जो है वो 4 जलसे कर रहे हैं, नवाज शरीफ जो है वो बड़ा कद काट है, 3-4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो 2 जलसे कर रहे हैं, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, क्या राज है? देखिए, एक तो यह है कि मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग की क़यादत जो है ना, वो जैसे उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में कहा कि मियाँ साहब के नाम का वोट है, जीबी में कहा मियाँ साहब के नाम का वोट है, कश्मीर में कहा मियाँ साहब के नाम का वोट है। भाई वोट को घर से तो निकालना है। पंजाब में जो पंजाब नहीं बल्कि मुहाजिरीन की सीटों के इंचार्ज है ख्वाजा साद रफीक, जो एक
پولیٹیکل ورکر جی ہیں، جی جی وہ مہاجرین کی سیٹوں پہ بہت اچھی کمپین لے کر چل رہے ہیں. اب آزاد کشمیر میں اگر دیکھیں تو وہاں جتنے لوگ کمپین پہ جا رہے ہیں وہ صرف اینکر فرینڈشپ والے لوگ ہیں، جن کا نہ کسی جرنلسٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، نہ کشمیر کے کسی اخبار سے رابطہ ہے، نہ کشمیر کے کسی ڈیجیٹل میڈیا سے رابطہ ہے. لیکن بلاول صاحب کی ٹیم، پیپلز پارٹی کی ٹیم جو ہے وہ ایک ایک جرنلسٹ کے ساتھ، ایک ایک اخبار کے ساتھ، ایک ایک ڈیجیٹل میڈیا سے رابطے میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی تک نون لیگ کی کمپین کلک نہیں کر پائی. چلے میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جب جائیں گے تو پھر کلک کر پائے گی. آخری سوال یہ ہے آپ سے اجاز بھائی صاحب، کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے. ایک واقعہ ہوا کہ فارمر پرائم منسٹر تنویر الیاس صاحب جب پاکستان سے پنجاب کے دودھ سے جب داخل ہونے والے تھے تو وہاں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، ایک ہلاکت ہوئی اور وہ واپس آ گیا، وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکے. ایک اور اطلاع ہے، وہ کنفرم نہیں ہے کہ ہوا کیا. فیصل راٹھور صاحب پرائم منسٹر صاحب کا ان کا بھی چھوٹا موٹا حادثہ ہوا، ایک ہلاکت شاید ہوئی ہے. اس طرح کے واقعات اگر بڑھتے رہے یا بڑھ گئے آنے والے دنوں میں تو کتنا اثر پڑے گا کمپنی میں؟ آخری سوال ہے ذرا جلدی جواب یہ دیجیے. بہت ہی افسوسناک آج واقع ہوا ہے، اور تنویر الیاس صاحب کو اپنا آبائی حلقہ ہے جس سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہاں بحث مباحثے میں کسی طرح ناخوشگوار صورتحال پیدا ہے. ان کا ایک باڈی گارڈ مارا گیا اور کچھ ایک دو لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. فیصل راٹھور صاحب بھی اپنے حلقے میں تھے، وہاں اطلاع یہ ہے کہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی اور پھر ان کی گاڑیاں جب واپس مڑی تو کہیں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی. یہ اس طرح کے واقعات میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی نے بجا طور پر بائیکاٹ کر رکھا ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو یہ بات نہیں کہی کہ آپ جبرن لوگوں کا راستہ روکیں. اگر کہیں ان کے نام سے اس طرح کے راستے روکے جا رہے ہیں سیاسی تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ روکیں اس جماعتیں چیز. ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہیں کہ جی وہ اس نے کیا ہے، زیادہ تر جو سب پوزیشن یہی ہے، سیاسی پارٹیاں اصل میں عوامی ایکشن کی کمیٹی کی آڑ میں یہ سارے کام کر رہی ہیں، اپنی بڑاس نکال رہی ہیں. لیکن چونکہ اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی ٹارگیٹ ہے تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اس میں ایک منٹ جو صاحب دیکھیں، میں نے ایک لیٹر لکھا عوامی ایکشن کمیٹی کو جس میں باقی صاحب نے میرے ساتھ جھگڑا کیا کہ میں نے کہا کہ آپ نے بائی کاٹ کیا تو واضح کریں کہ اپنے ورکر کو بتائیں کہ آپ نے پرامن طریقے سے انہی طریقے سے بائی کاٹ کرنا ہے یا طاقت کے زور پر. تو سب نے کہا یہ آپ نے لیٹر کیوں لکھا ہے، جو وقت آئے گا سب لوگ یہ سوال اٹھائیں گے. لیکن کل کے واقعے کے بعد، آج کے اس واقعے کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کی جو پوزیشن خراب ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ بار بار کہتے ہیں ہم نہتے ہیں، ہم پرامن ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے. اب لوگوں کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب، آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے اپنے تجزیہ تبصرہ نوازا. اجاز بٹ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست کے بارے میں جو اپڈیٹس تھے، جو سوالات تھے ہمارے ذہنوں میں، ان کے بڑے جٹودی پوائنٹ جواب دیے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.